हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ब्रेन टेक्निकल एकेडमी में। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बेसिक फंडामेंटल टर्म्स ऑफ डीसी सर्किट्स की, वो है हमारा फर्स्ट वन ओम्स लॉ। एंड देन ओम्स लॉ से ही हमारे पास एक टर्म आएगा रेजिस्टेंस। तो हमें आज रेजिस्टेंस के जो कॉम्बिनेशंस हैं, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, इनको प्रॉपर वे में स्टडी करते हुए चलना है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करेंगे आज के फर्स्ट टॉपिक ओम्स लॉ से। फर्स्ट हमारा टॉपिक क्या रहेगा? ओम्स लॉ, बेसिक फंडामेंटल टर्म्स का फर्स्ट टॉपिक ओम्स लॉ। चलिए ओम्स क्या है? तो अगर हम बात करें ओम्स लॉ की, तो ओम्स हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिलेशन दिया था बिटवीन द पोटेंशियल एंड करंट के लिए। पोटेंशियल और करंट क्या है, ये हमने बेसिक फंडामेंटल टर्म्स ऑफ डीसी सर्किट्स का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने कवर कर लिया है। आज हमारा बेसिक फंडामेंटल टर्म्स का जो मैंने आपको कहा था एक सीरीज कंप्लीट करेंगे हम डीसी सर्किट्स की, उसका सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट वीडियो में हमने कंप्लीट करंट, पोटेंशियल, एनर्जी, पावर को डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप जरूर देखें। चलिए ओम्स की बात करते हैं अगेन। ओम्स क्या है? एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिलेशन दिया था किसके बीच में? पोटेंशियल और करंट के बीच में। किसके बीच में रिलेशन दिया था? पोटेंशियल एंड करंट के बीच में। क्या बोला था इन्होंने? ओम्स लॉ के स्टेटमेंट क्या है? तो ओम्स लॉ ने कहा था एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस, ध्यान से सुनिएगा। ओम्स लॉ कहते हैं एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एनी कंडक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ये किसने बोला? हमारे ओम्स लॉ ने, कि द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एनी कंडक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। इतना क्लियर है? वोल्टेज ड्रॉप को हम किससे रिलेट करते हैं? V से। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हमारा हटता है तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है IR। क्या आ जाता है? IR। एंड दिस इज कांस्टेंट is known as, ये जो हमारा कांस्टेंट R is known as resistance of wire, resistance of conducting wire, resistance of conducting wire। और ये जो हमारा इक्वेशन 1 है, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है किसको? ओम्स लॉ को। किसको रिप्रेजेंट करता है? ओम्स लॉ को। तो हमारा ओम्स लॉ क्लियर हुआ कि ओम्स लॉ क्या बोलता है? V इक्वल्स टू IR, जहाँ R हमारा क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ वायर। क्या है ये रेजिस्टेंस ऑफ वायर? एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जो इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के बाद हमें ऑब्टेन्ड होता है। तो सर अब यहाँ से एक टर्म, एक पॉइंट और निकल के आता है जो आप बोल सकते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट की कैटेगरी में आता है आपके ओम्स लॉ में। कि ओम्स लॉ क्या करता है? तो सर ओम्स लॉ हमें प्रोवाइड करता है लीनियर रिलेशनशिप। ये आपको ध्यान रखना है। इस इक्वेशन से अगर हम बात करें और हम एक ग्राफ ड्रॉ करें, इस इक्वेशन की हेल्प से यदि हम क्या करते हैं? एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं लाइक दिस। किसके बीच में? करंट एंड पोटेंशियल के बीच में। तो हमें यहाँ पे ऑब्टेन्ड हो रहा है कि यदि यहाँ पे R हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, यदि हम अज्यूम करें लेट R इक्वल्स टू 1 ओम। हमने क्या जूम किया? R की वैल्यू कितनी है? 1 ओम है। देन 1 मल्टीप्लाई 0, I की वैल्यू हमने 0 पुट करी, V की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 0। I की वैल्यू 1 पुट करेंगे, V की वैल्यू भी 1 आएगी। I की वैल्यू 2, V की वैल्यू 2, I की वैल्यू 3, V की वैल्यू 3। मतलब हमें यहाँ पे एक लीनियर कर्व ऑब्टेन्ड होता है बिटवीन द पोटेंशियल एंड करंट। क्या मिलता है? एक लीनियर कर्व में हमें मिलता है बिटवीन द पोटेंशियल एंड करंट, और वो इंडिकेट करता है कि V जो है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? I के। एंड इस पर्टिकुलर ग्राफ का आपको ध्यान रखना है, ये क्या बन रहा है हमें? थीटा। थीटा क्या? एक एंगल है। और ये क्या कहलाती है? हमारी स्ट्रेट लाइन। एक इस पर्टिकुलर एक्सिस पे स्लोप।
क्या कहलाती है? स्लोप। तो आपको ये भी ध्यान रखना है नोट करके, पहला पॉइंट, द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन obtained by using Ohm's law provide the value of resistance, the value of resistance, value of resistance कि जो हमारे को स्ट्रेट लाइन मिलती है इसका जो स्लोप है ये हमें किसकी वैल्यू प्रोवाइड करता है? रेजिस्टेंस की। सर कैसे करेगा, क्यों नहीं करेगा? चलिए देखते हैं। 0 1 2 3 1 2 3। स्लोप की बात करें, स्लोप क्या होता है हमारा? स्लोप होता है हमारा tan थीटा। स्लोप क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर फ्रॉम बेस। मान लीजिए हम इसी पॉइंट की बात करते हैं और यहाँ से बात करते हैं, तो OP का स्लोप कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर कितना है? Q ले लेते हैं, PQ। बेस कितना है? O। स्लोप हो गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 3। बेस कितना है? 3। कितना आ गया? 1 ओम। यही तो वैल्यू अपन ने अज्यूम की थी। अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू को हम अगर चेंज करते हैं तो उस अकॉर्डिंग हमारा स्लोप की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ये हो गया हमारा ओम्स लॉ का सिंपल कंसेप्ट। अब बात आती है कि सर इस ओम्स लॉ से हमें एक टर्म मिल रहा है, वो मिल रहा है रेजिस्टेंस की वैल्यू R। तो सर ये रेजिस्टेंस क्या होता है? व्हाट इज रेजिस्टेंस? तो अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस को कैसे इंडिकेट करेंगे? तो उसकी तरफ मूव करते हैं। ओम्स लॉ का हमारा कंसेप्ट क्लियर हुआ। ये बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल टर्म्स हैं जो आपको आने चाहिए बेटा, क्योंकि इन्हीं से ही आपका आगे का जो ये सब्जेक्ट है ये स्ट्रॉन्ग होता हुआ चलेगा। अब बात आता है नेक्स्ट, हमारा जो हेडिंग आती है वो नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास रेजिस्टेंस, जो कि हमने ओम्स लॉ से ऑब्टेन किया R। बात आती है रेजिस्टेंस होता क्या है? तो रेजिस्टेंस की अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्ट करना। रेजिस्ट करना मतलब उसको रोकना। रेजिस्ट करने का मतलब क्या हो गया? उसको रोकना। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस की डेफिनेशन बोले तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टिंग वायर विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट और चार्जेस। रेजिस्टेंस क्या है? किसी भी कंडक्टिंग वायर की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो अपने अंदर से करंट के या चार्ज के फ्लो का क्या करता है? अपोज करता है। इतना क्लियर है? मीन्स हम बोल सकते हैं कि कोई वुड है, कोई प्लास्टिक है, तो उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है, उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी। कोई मेटल है, कोई एल्यूमिनियम है, तो उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? कम होगी, क्योंकि उसमें से करंट इजीली फ्लो कर सकता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है? एक बैरियर है, किसका? करंट का या चार्ज का। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यदि हम बात करें तो हमने अभी भी देखा कि हमारा V इक्वल्स टू क्या होता है सर? IR। तो यहां से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या मिलेगी? V अपॉन I। एक फॉर्मूला तो हमारे पास आ जाता है रेजिस्टेंस का। ये रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है? SI यूनिट होती है हमारे पास रेजिस्टेंस की ओम। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा? ओम। यहाँ तक क्लियर है? सेकेंड में सर ये फॉर्मूला हमारा कब काम आएगा? जब हमारे पास कोई कंडक्टिंग वायर या कोई भी पर्टिकुलर इक्विपमेंट हमारे पास लाइक ऐसे फिलामेंट ऑफ बल्ब है, फिलामेंट ऑफ हीटर है, कोई बल्ब है, कोई भी गीजर है, कुछ भी एक्सेट्रा, यदि हमारे सर्किट में प्लेस्ड है जिसका पोटेंशियल हमें पता है, करंट हमें पता है, तो देन डेफिनेटली हम रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बट रेजिस्टेंस की वैल्यू किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? ऑन विच फैक्टर द रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स। अगर हम इसकी बात करें तो हम क्या लिखेंगे? फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स की अगर हम बात करें तो हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, हम उसकी तरफ मूव करते हैं।
तो इसको समझने का एक बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है हमारा इसका फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या रहता है कि R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। R इक्वल्स टू क्या होता है हमारा रो एल बाई ए। सर रो एल बाई ए क्या शो कर रहा है, फैक्टर जिन पे हमारा रेजिस्टेंस वायर क्या करता है डिपेंड। इस फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस है बेटा, ये रेजिस्टेंस हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट वन रो। रो हमारा क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टिंग वायर। फर्स्ट हमारा क्या है रो, रो हमारा क्या है रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टिंग वायर। रो हमारी क्या है रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टिंग वायर। एल हमारा क्या है लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर, लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर। थर्ड ई हमारा क्या है यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। किसका, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। सर यहां पर हमने बोला रो हमारी रेजिस्टिविटी है, एल लेंथ है और ए हमारा है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो सर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया की जगह हम क्या ये लिख सकते हैं, कैपिटल ए हमारा एरिया ऑफ द वायर, एरिया ऑफ द कंडक्टिंग वायर है, नहीं लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा हम इसको एरिया नहीं लिखेंगे, हम इसको सिर्फ क्रॉस सेक्शनल एरिया ही लिखते हैं। सर ऐसा क्यों, क्या डिफरेंस है, तो उस डिफरेंस को समझने के लिए आप एक बार ऑब्जर्व करिए कि अज्यूम करिए कि ये हमारे पास क्या है एक कंडक्टिंग वायर। कंडक्टिंग वायर कैसे होता है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है, जैसे अपन नॉर्मली देखा है हमारे घरों में। वायर होता है, लंबा होता है, लेंथ होती है और उसका क्या होता है कि ये होता है गोल होता है, सिलेंडर का क्या होता है हमारा सर्कुलर होता है। अब आप ऑब्जर्व करिए कि इस पर्टिकुलर जो हमारे पास ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर की ये क्या है लेंथ और ये इसकी क्या है एरिया, मतलब रेडियस, और रेडियस होने के कारण ये इसका क्या है बेस। इस बेस का हमें क्या फाइंड करना होता है एरिया। अगर हम यहाँ पर ये लिख दें कि हमारा एरिया ऑफ द कंडक्टिंग वायर है, तो ये एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर का एरिया की बात करें तो हमारा कवर सरफेस होता है 2πRH एंड हमारा टोटल सरफेस होता है सिलेंडर का 2πRH प्लस R। याद आ रहा है क्या, कवर सरफेस एरिया 2πRH होता है और टोटल सरफेस एरिया हमारा 2πRH प्लस R। बट यहाँ पे हमें ये फाइंड नहीं करना है, हमारा यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया की बात हो रही है। और क्रॉस सेक्शन एरिया होता है जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है कंडक्टिंग वायर है, ये हमारा क्या है कंडक्टिंग वायर है। इस कंडक्टिंग वायर की ये लेंथ है, क्रॉस सेक्शन एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कितना विड्थ का है, कितना ये हमारा क्या है मोटा है। जैसे हम वायर लेकर आते हैं मार्केट से, क्या देखते हैं हम वायर लेकर आते हैं मार्केट से, हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि कितना थिक है, कितना वो मोटा है, कितना वो करंट कैपेसिटी को कैरी करता है। तो इस अकॉर्डिंग हमारा जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या है एरिया ऑफ द बेस है। क्या है एरिया ऑफ बेस, और बेस कैसा होता है इसका सर्कल। तो क्रॉस सेक्शन एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा πr²। क्रॉस सेक्शन एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा πr²। तो ये कंसेप्ट आई होप क्लियर हुआ होगा कि क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर एंड एरिया ऑफ वायर में क्या डिफरेंस होता है। चलिए अब देखते हैं आगे। हमने अगेन बात करता है फैक्टर जिन पे हमारा रेजिस्टेंस ऑफ वायर क्या करता है सर डिपेंड करता है। किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, 3 फैक्टर्स पे, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी पे, लेंथ पर और एरिया पे। अब वन बाय वन हम इनकी ओर मूव करते हैं। सबसे पहले देखते हैं लेंथ पे। R इस फॉर्मूले को आप ऑब्जर्व करिए, अगर हम इस फॉर्मूले को देखते हैं तो हमें दिख रहा है R इक्वल्स टू रो एल बाई ए, मतलब जो रेजिस्टेंस है वो हमारा रेजिस्टिविटी की क्या है देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एल की भी क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ए की भी क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस प्रॉपर्टी को अगर हम देखें तो फर्स्ट देखो आप रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, मतलब हमारा जो रेजिस्टेंस ऑफ वायर है वो हमारे रेजिस्टिविटी और कंडक्टिंग वायर के हमेशा क्या रहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया कि इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर इंक्रीज, इफ रेजिस्टिविटी ऑफ वायर इंक्रीज
then definitely resistance of wire is also increase. यदि हमारा रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी. आल्सो if the resistivity of wire decrease then definitely resistance of wire also decrease. तो यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर हुआ. पहला पॉइंट, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी पे कैसे डिपेंड करता है, तो सर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टिंग वायर. दैट इज if the resistivity of wire increase resistance of wire also increase. If the resistivity of wire decrease resistance of wire also decrease. सर सेकंड देखते हैं, लेंथ पर बिल्कुल सेम है, लेंथ भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मतलब हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर. रेजिस्टेंस इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर. दिख रहा है फॉर्मूला. दैट इज हम बोल सकते हैं if the length of wire increase then definitely sir resistance of wire also increase, and if the length of wire decrease resistance of wire is also decrease. ये भी क्लियर है. सर अगेन बात आती है क्रॉस सेक्शनल एरिया पे. किस पे बात आती है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे. इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो फॉर्मूले में आप देखिए R इक्वल टू लिखा है रो एल बाई ए, मतलब अपोजिट में E है, मतलब ये क्या हो गया, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो रेजिस्टेंस ऑफ वायर हमारा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1/a के, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब हम क्या बोलेंगे कि इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर इंक्रीज देन डेफिनेटली रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिक्रीज. उल्टा हो गया. If the area of wire decrease, then definitely resistance of wire increase. तो ये हो गए हमारे तीन फैक्टर जिन पे हमारा रेजिस्टेंस ऑफ वायर क्या करता है, डिपेंड करता है. और किस अकॉर्डिंग डिपेंड करता है वो भी हमने देख लिया. यहाँ तक क्लियर है. सर इसी पूरे टॉपिक में एक बहुत प्यारा टॉपिक या प्यारा वर्ड है हमारा, है रेजिस्टिविटी. इस पे ध्यान जाता है. रेजिस्टिविटी, सर रेजिस्टिविटी क्या चीज है, हमने रेजिस्टेंस देखा, ये रेजिस्टिविटी क्या है. तो सर ज्यादा कुछ भी डिफरेंस नहीं है. रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस की ही प्रॉपर्टी है. रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस की ही प्रॉपर्टी है. बट ये एक ऐसी प्रॉपर्टी बोल सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी जो which only depends on type of material. ध्यान से सुनिएगा, रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टिंग वायर. रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टिंग वायर which only depends on, लिख देते हैं इसको, which only depends on, ध्यान रखिएगा, only depends on type of material. किस पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ मटेरियल पे. It does not depends on physical dimension. Does not depends on physical dimensions. Physical dimensions, ये हमारा फिजिकल डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करता है. सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, हमारा टाइप ऑफ मटेरियल पे. तो किस तरह से करता है, कैसे समझे, तो हम इसको एक नॉर्मल वे में समझते हैं. अज्यूम करिए कि आपके पास एक वायर ये है और एक वायर ये है, दिख रहा है, अलग अलग है. दोनों वायर्स, 2 वायर्स आपके पास है. वन वायर इज द 2 मीटर लॉन्ग, अनदर वायर इज आल्सो 2 मीटर लॉन्ग. लाइन दोनों की सेम है, रेडियस बोथ आर सेम, दोनों की रेडियस भी सेम है. इफ वन वायर इज फॉर द एल्यूमिनियम, अनदर वन इज द कॉपर. एक कॉपर का और एक हमारा एल्यूमिनियम का है. अब आप उम्मीद करिए कि दोनों के फिजिकल डायमेंशन सेम है, बट एक कॉपर का और एक हमारा किसका है, एल्यूमिनियम का है. देन डेफिनेटली हम बोल सकते हैं टाइप ऑफ मटेरियल चेंज हो गया, मींस रेजिस्टिविटी हमारी चेंज हो गई. रेजिस्टिविटी चेंज हुई है देन डेफिनेटली रेजिस्टेंस ऑफ वायर भी चेंज हो जाएगा.
इतना क्लियर हुआ? तो चलिए एक बार इसको आप देखिए।